शुभमन भाई ये क्या कर दिया, एक तरफ अपनी सेंचुरी बनाई, समझ में आता है, ऊपर से मैच भी जिता दिया, मैच विनिंग सेंचुरी। भाई ऐसे नहीं खेलते, आपकी टेक्निक ही गलत है। अपने रन बनाओ, टीम को हराओ, इसको कहते हैं ऑरा। आईसीसी शुड लुक इनटू दिस मैटर, दिस इज नॉट द राइट वे टू प्ले। भाई आज के बाद ना शुभमन, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं बाबर आजम अकेडमी के, कोई आपके लिए एंट्री नहीं है वहाँ पे। आज की परफॉर्मेंस के बाद ना क्लियर हो गया है कि नंबर 1 में और नंबर 1 में क्या फ़र्क है, नून वाला नंबर 1 भी और लांग वाला नंबर 1 भी। एनीवेज, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है शुभमन गिल ने, जबरदस्त सेंचुरी थी, मैच विनिंग सेंचुरी थी। देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप थोड़ा सा स्टार्ट अगर स्लो भी कर रहे हैं ना, आपका स्ट्राइक रेट कम भी है, कंडीशंस मुश्किल हो, कंडीशंस को एडॉप्ट करने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद जो गियर शिफ्टिंग एबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, स्लो स्टार्ट किया, मुश्किल पिच थी, बॉल रुक कर आ रहा था, फंस रहा था, विकेट भी लूज हुई साथ साथ दूसरे एंड पे, लेकिन उन्होंने बाद में गियर शिफ्ट किया, गैप शॉट्स निकाले, मैच जिताया, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था, वो जहां शॉट खेल रहे थे फील्डर के हाथ में बॉल जा रही थी, कुछ भी कर रहे थे फील्डर के हाथ में बॉल जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, आखिर में गियर शिफ्ट करके मैच को जिता दिया। मैच फिनिश करना इंपॉर्टेंट है, अपने रन तो किए लेकिन साथ साथ टीम को क्रॉस करवा दिया विनिंग टोटल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी वेल प्लेड शुभमन गिल। साथ साथ बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 35 for 5 से 228 तक जाना और रिकवर करना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। 35 for 5 के बाद ना ऐसा लग रहा था कि बस अब वो सिराज याद आ गए थे जो श्रीलंका को वो 50 रन पे आउट करते थे। मुझे लगा शायद 70, 80, 100, बहुत बहुत 100 बनेंगे और गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ से कैरेक्टर शो किया जाकिर अली ने भी और तौहीद ने भी। तौहीद ने आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई है। मतलब 35 for 5 से 228 पे जाना। दुबई में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ना 218 और 220 के दरमियान है, वहाँ पे 220 उन्होंने बनाया। आई थिंक 20-25 रन को शॉर्ट थे, लेकिन वही बात है, अगर स्टार्ट उनको अच्छा मिल जाता तो जाहिर सी बात है सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि लेटर ऑन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना आसान होता जा रहा था अर्ली ऑन सर्वाइव करने के बाद, लेकिन अर्ली सर्वाइव हो ही नहीं पाया। अर्ली सर्वाइव की बात आएगी तो वहाँ पे शामी का जिक्र होगा, और जहाँ शामी का जिक्र होगा, आईसीसी टूर्नामेंट हो, शामी विकेट ना लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वो 5 लेते नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट होता नहीं है। आईसीसी के चीते हैं वो। मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में वो हर अगले मैच के अंदर 5 विकेट ले रहे थे। इवन 2015 के वर्ल्ड कप में भी, 2023 में तो कई लोग हमारे यहाँ शुरू हो गए थे कि चिप्पे वाले बॉल करा रही हैं, चिप्पे डाली हुई हैं, अभी भी चिप्पे डाली हुई हैं। फिर से 5 विकेट ले ली। प्री इंजरी पोस्ट इंजरी शामी वैसे के वैसे ही लग रहा है। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में 5 लेते रहे, फिर 2024 में इंजर्ड हुए, अब कमबैक किया, कमबैक करते ही पहले मैच में विकेट ले ली। एक हमारे यहाँ है, कोई पोस्ट इंजरी बॉलर लगता ही नहीं है, सब भागते हुए स्पिनर बन जाते हैं जितने भी हैं जब इंजरी से बाहर आते हैं। यहाँ पे शामी इंजरी के बाद और खतरनाक लग रहा है। उन्होंने बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। 35 for 5 वहाँ पे, मतलब पहले 10 ओवर के अंदर बांग्लादेश साइड हो चुकी थी, वहाँ से उसके बाद 228 रन बनना। अच्छा अगेन मैच जीत जाते हैं ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, कोई डिस्कस नहीं करता। आई थिंक ये बात होना भी बहुत ज़रूरी है कि 35 for 5 से 228 रन बांग्लादेश ने बनाए, बहुत बड़ा स्कोर है ये। जिस स्टेज पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, कोलैप्स कर रहे थे, आधी टीम उनके अंदर बैठी हुई थी। यहाँ पे कैप्टनसी जो है ना, अगेन उस पर क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक इशू है रोहित शर्मा के साथ, ये हम बीजीटी में भी देख चुके हैं, ये हम न्यूजीलैंड के साथ जो रेड बॉल सीरीज इंडिया के होम पे हुई थी वहां पे भी देख चुके हैं। जैसी टेल आती है ऑपोजिशन की, उसके बाद रोहित शर्मा सारी फील्ड खोल देते हैं। आपने फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर अगर अगली टीम के 5 आउट कर दिए, तो फिर ऑल आउट अटैक और किल अप्रोच के अलावा कोई भी और चीज सोचनी नहीं चाहिए। क्यों शामी ने कराना है 40th ओवर, क्यों हर्षित राणा ने कराना है 45th ओवर, हार्दिक ने क्यों नहीं कराना है बाकी ओवर 4 से ज्यादा। मतलब किल अप्रोच के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता भाई। 5 आउट हो चुके हैं, बहुत बहुत 150 के अंदर अंदर टीम को पैक हो जाना चाहिए था। तो वहां पे अगेन क्वेश्चन मार्क है, एक इधर कैप्टनसी इशू है जो हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रहा है बीजीटी के अंदर भी और न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर भी। 35 for 5 से 228 बनना बहुत ज्यादा है। इस दौरान बीच में फील्डिंग भी खराब हुई थी, वहां पे भी काफी रन लीक हुए और उसको यूटिलाइज किया बांग्लादेश ने। अगेन बांग्लादेश से क्रेडिट नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर, बांग्लादेश ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। जहां मिस फील्डिंग हुई वहां पे जल्दी जल्दी रन बटोरे, दूसरी तरफ कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, फिर रोहित शर्मा भी वैसी कैप्टनसी नहीं कर पा रहा है, वो भी डिफेंसिव हो गए। ओवरऑल ना बॉडी लैंग्वेज इंडिया की 5 आउट के बाद एकदम से चेंज हो गई थी। ऐसा लग रहा था शायद बहुत लाइट उन्होंने ले लिया कि यार 35 पे 5 है, बांग्लादेश खुद ही प्रेशर में आएगा, 100 रन पे ऑल आउट हो जाएगा या बहुत बहुत 120 तक ऑल आउट हो जाएगा। वो बहुत शायद लाइटली उन्होंने ले लिया। ये एक कंसर्निंग फैक्ट रहेगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर। बाकी जब 228 बने उस वक्त भी ये लग रहा था कि 20-25 रन ये लोग शॉर्ट हैं एक अच्छे फाइटिंग टोटल से। 228, 230 इंडिया चेस करने वाला था, वहां बांग्लादेश का डिफेंड करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से जब बैटिंग शुरू हुई तो विंटेज रोहित शर्मा फील आने लग गई। वही शुरू में आते ही हर तरफ शॉट खेले उन्होंने। स्टार्ट में मुस्तफिजुर ने एंगल से बॉल बाहर निकाले, तस्कीन अहमद की बॉल काफी हिल रही थी भाई, इधर से उधर हिलाते चले जा रहे थे वो। वहां पे रोहित शर्मा ने पहली बॉल से अटैक रखने की कोशिश की, आगे बढ़ बढ़ के खेला, बॉल मिस हो रही थी। शायद कोशिश यही थी कि भाई पहली बॉल से प्रेशर डालना है उन बॉलर्स के ऊपर, उनको मौका नहीं देना, क्योंकि शर्मा का यही है अगर अर्ली ऑन आपने रोहित शर्मा को आउट कर दिया आप गेम पकड़ लेते हैं, वरना उसके बाद एक दफा वो 10 ओवर टिक गए उसके बाद फिर वो आउट नहीं होते, फिर अपनी गलती से आउट होते हैं। और यही हुआ, 10 ओवर टिक गए, 10 ओवर में 60+ रन बना लिए, फिर अपनी ही गलती से आउट हुए। यहाँ पे रोहित शर्मा को समझना होगा अपनी विकेट को वैल्यू करना। खैर कोई बात नहीं, 23 तारीख तक वैल्यू नहीं करना भाई। शर्मा भाई हमारे साथ कोई वैल्यू नहीं करना अपनी विकेट को, ऐसे ही खेलना।
तो ये एक है वैसे ओवरऑल कि रोहित शर्मा को ना अपनी विकेट को बहुत वैल्यू करना होगा, क्योंकि शर्मा जैसे ही आउट होते हैं ना एकदम से रन आना रुक जाते हैं इंडिया के। तो जिस तरह से आउट हो रहे हैं, T20 तो है नहीं है, एक लंबी इनिंग्स रोहित शर्मा की चाहिए होगी, जिस तरह इंग्लैंड के साथ उन्होंने भी होम पे खेली है, पूरा एंड तक उन्होंने मैच जिताया, सेंचुरी बनाई, और एक दफा रोहित शर्मा टिक गए उसके बाद फिर इंडिया मैच जीतता ही है। वो एक दफा खड़े होकर मैच जिताने वाला प्लेयर है, वो इतने आराम से आउट होता नहीं है, लेकिन फिर वो अपनी गलती से आउट होते हैं। तो यहाँ पे उनको अपनी विकेट को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह का रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया, इस रन चेज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उस एक कैमियो ने। वो 40 रन की जो इनिंग्स है ना रोहित शर्मा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि वही चीज आप इमेजिन कर लें कि अगर पावर प्ले के अंदर 60 रन नहीं होते, लेट्स सपोज 30-35 होते, वहां पे वो थोड़ा रुक जाते, क्योंकि बॉल हिल रहा था, स्विंग हो रहा था शुरू में, नया बॉल अच्छा कर रहे थे तस्कीन अहमद, लेकिन अगर वहां पे वो चार्ज ना करते, उनके ऊपर प्रेशर ना डालते, डिफेंसिव हो जाते, और यही चीज 35 for 1 होता, 40 for 1 होता, लेट्स सपोज इन 10 ओवर्स, तो ये 228 का टारगेट ना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वही बात है, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हो रहा था, पिच स्लोअर साइड पे होता चला जा रहा था, जैसे मैंने कहा बॉल फंस के आ रहा था, तो वहां पे अर्ली ऑन रोहित शर्मा ने नए बॉल से पूरा प्रेशर डाल दिया बांग्लादेश को, जिसके बाद बाकी बैट्समैन को टाइम मिल गया, उनको एक अच्छा मौका मिल गया इनिंग्स को बिल्ड करने का। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा प्रेशर भी बन रहा है, डॉट बॉल्स भी हो रही हैं, लेकिन इतना प्रेशर नहीं था कि यार बहुत ज्यादा रन रह गए, क्योंकि स्टार्ट में रन मिल गए थे। उसके बाद विराट कोहली जिसको हम देख रहे हैं 2008 से, समझ में नहीं आ रहा वो किस तरह विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। या तो वो एक ही फोर्थ स्टंप पकड़ लेते हैं फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, या फिर वो स्पिनर के अगेंस्ट अपनी विकेट को थ्रो कर रहे हैं। मतलब वो चीज नजर ही नहीं आ रही शर्मा में कि जिस तरह वो कोहली में जिस तरह वो कट खेलते थे, गैप शॉट्स निकालते थे, विराट कोहली में ना वो स्पार्क नजर नहीं आ पा रहा है। मतलब बीजीटी के अंदर भी, न्यूजीलैंड की सीरीज में भी, और अभी भी 8-9 बॉलें लग रही हैं उनको ऑफ द मार्क होने में, वो अपने ऊपर खुद ही इतना प्रेशर ले लेते हैं, उसके बाद बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल पे ऑर्डिनरी तरीके से विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। खैर अब 23 तारीख आ रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और शोएब अख्तर ने भी ये बात कही थी, और ये बात हकीकत भी है कि अगर कोहली को फॉर्म में लाना, उसको बता दो पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, वो जाग जाते हैं। भाई कोहली एक दिन और सो जाना भाई नहीं हमें नहीं चाहिए अभी फॉर्म, उसके बाद बेशक ले आएगा भाई, अभी संडे को हमें कोई फॉर्म नहीं चाहिए। बट एनीवेज जिस तरह कोहली अपनी विकेट थ्रो करके गए, वो भी बहुत ही समझ में नहीं आई वो चीज़। एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही है कि गौतम गंभीर का एक माइंडसेट है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का। समटाइम्स लगता है कि वो फॉर नो रीजन लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन को इतना ज्यादा हवा बना लेते हैं कि अक्षर पटेल को केएल राहुल से ऊपर भेजे चले जा रहे हैं। केएल राहुल एट नंबर 5, आई थिंक उससे बेटर पोजीशन उनकी अभी नहीं हो सकती। नंबर 6 पे केएल राहुल कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने। आज भी जो रन उनके बाद में आए हैं, उससे पहले वो बहुत फंसे हुए थे, उनके रन नहीं निकल रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में भी थे, हाथ में कैच देकर आउट होने वाले थे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे जिस पर उन्होंने शॉट खेला है फिर वो, और सिटर ड्रॉप किया बांग्लादेश ने। और आई थिंक वो मैच, मैं ये नहीं कहूंगा मैच ड्रॉप कर दिया, बट हाँ काफी हद तक गेम और फंस सकता था अगर उस सिचुएशन में केएल राहुल आउट हो जाते। तो केएल राहुल नंबर 6 पे इतने इफेक्टिव नहीं है, और अगर आपने नंबर 6 पे राहुल को खिलाना है, इससे अच्छा ये पंत को खिला दें भाई वहां पे। तो केएल राहुल के साथ ज्यादा वाली बात है कि आप उसको नंबर 6 पे इतना नीचे भेज रहे हो और अक्षर पटेल को ऊपर, क्यों सिर्फ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। आई थिंक ये इसका मतलब कोई इसकी मंतक नहीं है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कभी कभी बहुत ओवररेटेड चीज है। अक्षर पटेल नो डाउट बहुत इंप्रूव क्रिकेटर है, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, बट अगेन ये ओडीआई है, T20 नहीं है। T20 वर्ल्ड का फाइनल एक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी, ये ओडीआई के अंदर आपको एक लंबी पारी खेलनी पड़ती है, वहां पे आपको केएल राहुल जैसे बंदे चाहिए होते हैं एट सर्टेन पॉइंट। अगर आपकी अर्ली विकेट्स ऊपर से गिर जाए या बीच में मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स हो रहा हो, तो संभालने के लिए ना केएल राहुल एक बेटर ऑप्शन है मोर देन अक्षर पटेल, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मुझे अभी तक गौतम गंभीर की मंतक समझ में आई नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस दुबई के मैचेस में, अगर हम देखें IL T20 से अब तक यहाँ पे ओस नहीं पड़ रहा है, और अभी भी आज भी यहाँ पे कोई ड्यू फैक्टर नहीं था। ये बात मैंने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू से पहले अपने एक पोस्ट पे कर भी दी थी फेसबुक पेज पे कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे नहीं है, और इंडिया ने बहुत प्लानिंग के तहत अपनी टीम सेलेक्ट की है। 5 स्पिनर्स वो बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ही लेकर आए हो, कोई ड्यू फैक्टर नहीं है। आज भी कोई ड्यू फैक्टर नहीं था, सूखा हुआ था, हवाएं चल रही हैं, मौसम भी वहाँ पे ठंडा भी है, कई दफ़ा बरसात भी हो रही है, गर्मी भी है, बट कहीं ना कहीं क्लाउडी वेदर भी है और हवाओं के साथ, तो ओस वहाँ पड़ नहीं रहा, ड्यू फैक्टर आ नहीं रहा। तो इंडिया पहली बैटिंग करे या पहली बॉलिंग करे, दोनों सूरतों में उनके स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। बॉल गीला नहीं होगा, ग्रिप अच्छा मिलेगा उनको, और वो हमारे ऊपर जो है ना 23 तारीख को मुश्किल कर सकते हैं उनके स्पिनर्स। तो ये इस मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था देखना। एक तो पिच स्लो है, यूज पिच है IL T20 के ऊपर से ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान को तो टॉस जीतकर जाहिर सी बात है पहले तो जाना है कि भाई टॉस जीतें और पहले बैटिंग की तरफ जाएं, रन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि चेस करने अगर हम जाते हैं और ड्यू नहीं आता, और वहां पे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जडेजा, और इवन अगर वरुण चक्रवर्ती भी खेलते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके बॉलर्स को सर्वाइव करना। कोई भी टोटल अगर होता है 240, 250, 230, क्योंकि जो भी होगा वो 230, 240 एक अच्छा यहाँ पे फाइटिंग टोटल हो सकता है इन कंडीशंस के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो नजर आया इस मैच के अंदर। बाकी ओवरऑल शुभमन गिल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ग्रेट सेंचुरी, टेम्परामेंट अच्छा शो किया, कैरेक्टर अच्छा शो किया, इंपॉर्टेंट था मैच को फिनिश करके आए वो। सो वेरी वेरी वेल प्लेड बांग्लादेश, वेल प्लेड इंडिया, एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस।